आज हम एक ऐसी कविता को समझने वाले हैं जो एक बहुत ही अजीब, एक नामुमकिन सी तस्वीर से शुरू होती है। एक घर से बाहर भागते हुए पेड़। इसका असली मतलब क्या हो सकता है? चलिए इस अजीब सी कल्पना के पीछे छिपे हुए शक्तिशाली संदेश को खोजते हैं। कविता की शुरुआत ही इसी हैरान कर देने वाली लाइन से होती है। ये हमें फौरन एक रहस्यमयी और कुछ हद तक असली दुनिया से परे के माहौल में खींच लेती है। मतलब पेड़ घर के अंदर और वो भी बाहर जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे सकता है? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर पेड़ सच में नहीं चल रहे तो इसका मतलब है कि कवयित्री हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रही हैं। ये कविता एक पहेली की तरह है और अब हम इसके सारे टुकड़ों को एक-एक करके जोड़ने वाले हैं। तो इस कविता को खोलने की जो चाबी है ना, वो इसके सिंबल्स में, इसके प्रतीकों में छिपी हैं। कवयित्री ने रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल किया है एक बहुत बड़े और गहरे विचार के बारे में बात करने के लिए। तो ये रहा इस कविता का सबसे बड़ा राज। यहाँ पेड़ असल में पेड़ नहीं हैं, वो महिलाओं का प्रतीक हैं। घर उस कैद को दिखाता है जिसमें वे अब तक रहती आई हैं, और जंगल है वो बाहरी दुनिया जहां वे आखिरकार आजादी की ओर कदम बढ़ा रही हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ पेड़ों के चलने की कहानी नहीं है, ये उन महिलाओं की कहानी है जो अपनी बेड़ियां तोड़कर दुनिया में अपनी जगह वापस पाने के लिए निकल पड़ी हैं। ये एक तरह से हीलिंग का, खुद को फिर से ढूंढने का और अपनी पहचान को दोबारा हासिल करने का एक सफर है। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। कविता का अगला हिस्सा हमें ये दिखाता है कि ये जो आज़ादी है ये एक बहुत कठिन संघर्ष है। इसमें काफी मेहनत और दर्द भी शामिल है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये बताती है कि आज़ादी के लिए कितना जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरी रात काम करना, मतलब ये एक लगातार थका देने वाली लड़ाई है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक लंबी और मुश्किल जंग है। ये देखना कमाल का है कि कवयित्री ने पेड़ के हर एक हिस्से के संघर्ष को कैसे दिखाया है। जड़ें खुद को छुड़ाने के लिए काम कर रही हैं, पत्तियां शीशे के खिलाफ जोर लगा रही हैं और टहनियां कोशिश करते करते अकड़ गई हैं। ये जो फिजिकल लैंग्वेज है ना, ये आज़ादी पाने की बेचैन कर देने वाली इच्छा को दिखाती है। और इस संघर्ष की गहराई को महसूस कराने के लिए कवयित्री एक ऐसी यादगार तुलना करती हैं जो इस पूरी हालत की शारीरिक और मानसिक थकावट को हमारे सामने लाकर रख देती है। सोचिए ये तुलना कितनी पावरफुल है। ये उस लड़खड़ाहट, उस कन्फ्यूजन और फिर भी बाहर निकलने की जबरदस्त जिद को पूरी तरह से पकड़ लेती है। ठीक एक मरीज की तरह जो कमजोर होने के बावजूद आज़ादी की तरफ बढ़ता है, ये पेड़ यानी ये महिलाएं अपनी हदों को पार कर रही हैं। अब कविता का फोकस शिफ्ट होता है। अब बात होती है उस नैरेटर की जो ये सब कुछ देख रहा है, और पेड़ों के बाहर निकलने के उस ड्रामेटिक क्लाइमैक्स की। ये काफी दिलचस्प है। इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन जो नरेटर है वो बाहर से एकदम शांत दिखता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर ये खामोशी ही अपने आप में एक कहानी कह रही है? भले ही नरेटर चुप हो, लेकिन उसके आसपास की हर चीज इस बदलाव से गूंज रही है। ताज़ी रात, पूरा चांद, पत्तियों की वो महक जो एक आवाज की तरह पहुंच रही है, और उसके दिमाग में जो फुसफुसाहट है वो इस बाहरी और भीतरी उथल-पुथल का ही तो आईना है। और फिर ये सीधा कमांड सुनो। कवयित्री सीधे हमसे, पढ़ने वालों से बात कर रही हैं। ये आज़ादी का वो पल है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। शीशे का टूटना ये उस आखिरी रुकावट के टूटने का प्रतीक है जो उन्हें रोके हुए थी। और ये है जीत का वो पल। हाँ, ये उथल पुथल भरा है, पेड़ लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो आखिरकार आजाद हैं, और खुद कुदरत यानी हवा उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ती है, जैसे ये दुनिया उन्हें अपने घर वापस बुला रही हो। तो सवाल ये है कि कवयित्री ने इतनी पावरफुल कहानी बनाने के लिए आखिर क्या किया? चलिए उन कुछ लिटरेरी टेक्निक्स पर एक नजर डालते हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए, कवयित्री ने मानवीकरण का इस्तेमाल करके पेड़ों को संघर्ष करते इंसानों जैसा दिखाया, उपमा का इस्तेमाल करके उनकी कमजोर लेकिन मजबूत हालत को समझाया, और बिंब विधान के जरिए हमें उस क्रांति की गंध और आवाज तक महसूस करा दी। इन्हीं तकनीकों ने इस कविता को इतना असरदार बनाया है। और आखिर में हम उस पूरे संघर्ष का नतीजा देखते हैं। वो जंगल जो खाली था,
जहाँ कोई पंछी अपना घर नहीं बना सकता था, अब वो पेड़ों से भर गया है। मतलब बदलाव पूरा हो चुका है। ये आखिरी इमेज तो हैरान कर देने वाली है। टूटा हुआ चांद शायद एक टूटे हुए अतीत का सिंबल है, लेकिन अब इसके टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के ताज में चमक रहे हैं। ये एक नई दुनिया का इशारा है, एक ऐसी दुनिया जो भले ही बिखर गई हो, लेकिन अपनी इसी कमी में शायद और भी ज्यादा खूबसूरत है। और यहीं पे ये कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बंधन टूट जाते हैं और एक नई दुनिया बनती है, तो उस आज़ादी का असली रूप क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कविता खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहता है।